नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया की लीडिंग मैट्रेस एंड फोम फिटर्स कंपनी शीला फोम के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इस स्टॉक में कहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी, टारगेट्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट से शुरुआत कर रहे हैं बिकॉज स्टॉक में बहुत वॉलिटिलिटी रही है। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद में जो है कंसिडरेशन में रहा था। तो यहाँ पे जो है स्टॉक कंसिडरेशन में रहा, फिर अपने कंसिडरेशन का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो 3-4 साल तक लगभग कंसिडरेशन में रहा है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक छोटा सा शोल्डर बनाया, इधर हेड बनाया और यहाँ पे एक और शोल्डर बना के इनवर्स हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट दिया है। और एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टॉक, यहाँ पे जो कोविड क्रैश मंथ था इसमें जो कैंडल बनाई है उसके बीच में ही ये स्टॉक घूमता रहा कुछ 9-10 महीनों तक। उसके बाद में यहाँ पे इस कैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने अपने कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया, यानी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जब इतनी सारी कंफर्मेशन के साथ में अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो जो है उसका सक्सेस होने के चांस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस ब्रेकआउट को इसने 900 के समथिंग ब्रेकआउट दिया है और 2000 को भी ब्रेक किया है इसने और वहाँ से फिर रिवर्सल लिया है। अब करेक्शन क्यों हुआ है ये इतना बड़ा, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो इसके बाद में अभी हम क्या हो रहा है स्टॉक में कि अभी स्टॉक जो है लगातार गिरावट में था। यहाँ पे ये जो स्टॉक है ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके लगातार नीचे जा रहा था। थोड़ा जब भी चलना चलना शुरू करता था स्टॉक तो वापस से करेक्शन हो जाता था। अभी इस स्टॉक में जो है ब्रेकआउट हो सकता है, और क्यों हो सकता है तो इसके इसके भी काफ़ी सारे रीजन है, तो जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लेवल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल है 908 का, और स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया अभी रिसेंटली 777 पे। और जो इसका बिल्कुल बॉटम का लेवल है जहाँ पे ये शुरू में कंसोलिडेट कर रहा था वो था 634 का। तो स्टॉक जो सपोर्ट ले रहा है वो लगभग अपने मीडियम लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो 777 का लेवल है यहाँ पे मंथली चार्ट पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं लगेगा आपको, बट वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि कोविड के बाद में इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया है और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये लेवल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आप देखते हैं तो वॉल्यूम के साथ में इस लेवल से जो है तेजी देखने को हमें मिल रही है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। अभी वीकली चार्ट पे चलते वापस से। तो वीकली चार्ट पे अगर आप ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो समथिंग यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये वाली जो कैंडल्स थे तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे विक बन रहा था, बट डेली चार्ट पे यहाँ पे कैंडल बनती है, यहाँ पे ट्रेड लाइन बनती है जिसका अभी स्टॉक ब्रेकआउट भी दे चुका है। एंड अभी मंथली चार्ट पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे स्टॉक क्या कर सकता है ना, बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मंथली चार्ट पे कि यहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया है। तो यहाँ पे अब ये जो है स्टॉक राउंड ट्रिप बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। और अब इसका एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बनेगा ये बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे अभी इसका बॉटम बन सकता है क्योंकि स्टॉक में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है जिस वजह से अब स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 3-4 साल तक, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। 2 साल तक ये तेजी रही है 2020 से 2022 तक, फिर जब गिरावट रही है वो भी 2 साल तक रही है। तो अभी देखते हैं कि इसमें काफ़ी लंबा करेक्शन हो चुका है, साथ में यहाँ पे जो है बॉटम बन सकता है, वॉल्यूम भी है अच्छी। तो यहाँ पे अब स्टॉक जो है तेजी दिखा सकता है और 900 रुपये के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप इसको अभी 968 चल रहा है तो अगर आप 1000 रुपीज़ पर भी बाय करते हैं या फिर इस मंथ की कैंडल को एंड होने का वेट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर इस मंथ की कैंडल का आप क्लोज होने का वेट करते हैं तो जो है 1000 रुपये से 2000 तक ये स्टॉक 1-2 साल में जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न से, यानी 2 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। और स्टॉक में पोटेंशियल है 2000 तक का जाने का, बिकॉज अगर राउंड ट्रिप बॉटम जो ये बनाना शुरू करेगा तो उसको पूरा फिनिश होने में 2000 तक जाएगा। अभी वीकली चार्ट पे चलेंगे, डेली चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है ब्रेकआउट दे रहा है अभी जैसे यहाँ पे इसका जो कि पहले सपोर्ट था अभी ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है और सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और अगर रिटेस्ट करता है तो कुछ इस तरह से बन सकता है पैटर्न कि यहाँ पर ये आके वापस से रिवर्सल लेने लग जाए, यानी कि ये रिटेस्ट कर चुका है तो स्टॉक वापस से तेजी भी रहेगा और इसको आप अभी भी बाय कर सकते हैं या फिर वेट भी कर सकते हैं रिटेस्ट करने का। एंड मंथली चार्ट पे अगर आप चलते हैं तो आपको अ, आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी उस लेवल पर आ चुका है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है तो ये उस लेवल का ब्रेकआउट होगा जहाँ पे इसने 2020 में ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद 2000 तक का टारगेट दिया था, और 2000 को ब्रेक करने के बाद में यहाँ से इसने रिवर्सल लिया था। अब रिवर्सल क्यों लिया था, क्योंकि स्टॉक में जो है काफ़ी कंपनी के जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें इंक्रीज हुआ था, जिस वजह से मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा था। अभी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि इसके लिए डेली चार्ट पे चलते हैं तो अभी 1 साल पहले कंपनी ने एक्विजिशन किया था, 17 जुलाई को ये एक्विजिशन किया था। तो
कर्लॉन में 95% का एक्विजिशन किया था, जिसमें 2035 करोड़ रुपए लगे, और फर्लैंको में 300 करोड़ रुपए के साथ में वहाँ पे 35% का स्टेक बाई किया था। तो कर्लॉन को तो पूरी तरह से कंपनी ने ऑन कर लिया है, अपने अंडर इंटीग्रेशन भी इसका कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट्स में इंक्लूड भी हो चुकी है ये दोनों कंपनीज। तो यहाँ पे स्टॉक में तेजी रही, इस न्यूज़ से 5% की अगले दिन पे स्टॉक में तेजी रही, बट उसके बाद यहाँ पे जो है स्टॉक ने वापस से करेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। तो ये करेक्शन क्यों हुआ इतनी तेजी के बाद में? क्योंकि इन्वेस्टर्स का थोड़ा कंसर्न था फाइनेंशियल्स को लेके, इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, और जो ये एक्विजिशन किया है इसमें 700 करोड़ के समथिंग डेट लिया गया था, जिस वजह से थोड़ी इन्वेस्टर्स को कंसर्न था कि काफ़ी ज़्यादा डेट लिया जा रहा है इस एक्विजिशन के लिए, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और बाकी का जो एक्विजिशन था उसके वो जो है इंटरनल इक्विटी के साथ किया गया था। अभी जो इसके लास्ट Q2 की रिजल्ट है उसमें हम देखते हैं कि 32% की सेल्स ग्रोथ हुई है, तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है। जो कर्लॉन है उसमें 26% की वॉल्यूम ग्रोथ है, और जो दूसरी कंपनी की स्लीपवेल उसमें 40% की सेल्स ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के बाद में दोनों कंपनीज के सिनर्जी बेनिफिट जो होते हैं, सिनर्जी बेनिफिट यानी कि जब दो कंपनीज को हम मर्ज करते हैं या एक्वायर करती है कोई एक कंपनी, तो उससे जो है दोनों कंपनीज के जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है। एक तरह से टीम वर्क का काम करती है दोनों कंपनी, जिससे जो है कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को स्केल अप कर सकती है। दोनों कंपनीज के बेनिफिट्स को जब एक ही कंपनी अपनी एक ही स्ट्रेटजी के साथ वर्क करती है, तो ये सिनर्जी बेनिफिट जो है 100 करोड़ की एनुअली इनको मिलने की उम्मीद है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 10,390 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए कंपनी में इतनी ज़्यादा इसके स्टॉक में वॉलेटिलिटी रही है। 107 का पी दिखा रहे हैं, बट 107 का नहीं है, जो इनका टीटीएम में ईपीएस है वो 13.9 का है। तो अभी जो करंट प्राइस है 956 का, उस हिसाब से 69 का जो है पीई आता है। एंड आरओसी काफ़ी कम है, अभी 7.9 का, आरओई 6% का है। तो इंटीग्रेशन के बाद में मैनेजमेंट ने कहा है कि 1-2 साल में आरओई इंप्रूव हो सकता है 15% तक का, बट उसके लिए टाइम लगेगा। अभी 52% का टॉप से करेक्शन हो चुका है, 3.4 की बुक वैल्यू है, एंड अब डेट अभी 0.4 का है। और जो कंपनी का बिजनेस है पीयू फोम एंड मैट्रेसेस एंड फोम प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस है इनका, जिसमें कंपनी इंडिया में 30 से 35% का मार्केट शेयर है, और जो कर्लॉन की जो एक्विजिशन किया उसके बाद इनका मार्केट शेयर और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा मैट्रिक्स के साथ में जो है मैट्रिक्स बनाती है 40%, फर्नीचर फोम बनाती है 13%, और साथ में टेक्निकल फोम भी है 27%, जो कि इंडस्ट्रीज और ऑटोमोटिव कंपनीज को पैसेंजर सीट्स के लिए फोम सप्लाई करना। तो काफ़ी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी ये फोम सप्लाई करती है। साथ में कंफर्ट एंड एलसी लाइन में 20%, इंडिया से 70% रेवेन्यू है, और ऑस्ट्रेलिया से 16%, यूरोप से 40%, स्पेन में भी इन्होंने एक नया प्लांट सेटअप किया है अपना। तो ये जो इंडिया से जो सेल्स है वो पहले 65% थी, और आउट ऑफ इंडिया से 35%, अभी इंडिया में ज़्यादा बढ़ा दी है 70%, और आउट ऑफ इंडिया को 30% तक करती है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप जैसी कंट्रीज है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे सबके पास ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी के मैट्रेस है, और फिर मैट्रेस को जल्दी जल्दी कोई बाई भी नहीं करता, कसो 8-10 साल का टाइम लगता है। बट इंडिया में जो है काफ़ी लोगों के पास अभी कॉटन मैट्रेस है, तो क्वालिटी मैट्रेस नहीं है इंडिया में, स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी यहाँ पे, इसलिए इंडिया में जो है ये लोग अपनी सेल्स को ज़्यादा अपनी सेल्स का इंक्रीज करने का जो फोकस है वो उनका इंडिया पे है अभी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि दो तरीके के मार्केट्स होते हैं मैट्रेस सेगमेंट में इंडिया में, स्पेशली एक तो ऑर्गेनाइज मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट में शीला फॉर्म इनके पीएस जैसे कंपनीज है, एंड कुछ लोकल ब्रांड्स भी। बट अनऑर्गेनाइज जो मार्केट्स होती है, जो लोकल वेंडर्स जो बेड्स वगैरह बनाते हैं, गद्दे वगैरह, तो वहाँ पे कंपनी को जो है काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है वो काफ़ी कम स्लो स्पीड से ग्रो हो रहा है अभी। ये पहले ज़्यादा इसका अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर 70% के आसपास, अभी जो है ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट होता है उस वो लोकल वेंडर्स होती है, जो कि कोई भी बना सकता है, जो भी अपना बिजनेस खोल सकता है, मोस्टली जो है टैक्स भी पे नहीं करते हैं, किसी ब्रांडिंग के साथ में वो काम नहीं करते। तो अभी जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ेगी, लाइक मैट्रेस इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है और स्लीप क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, एंड साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स भी है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ में लोगों की जो है डिस्पोजेबल इनकम जैसे इंक्रीज होगी, तो लोग अनऑर्गेनाइज की से जो है ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होगी, और शीला फोम जो है इस एक्विजिशन के बाद में अब लीडिंग कंपनी बन चुका है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट में जैसे ग्रो होगी, तो शीला फोम के भी जो है सेल्स इंक्रीज होगी। हाँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, तो
8 से 10 साल में लोग इसे जो है चेंज करते हैं। अभी भी खैर इंडिया में काफ़ी स्कोप है, बाकी है इनके ग्रो करने के लिए। एंड पी का चार्ट देखते हैं तो 69 का पी है और 5 साल का 55 का पी आ रहा है, तो अभी थोड़ा ओवरवैल्यूड है स्टॉक। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 32% की सेल्स ग्रोथ थी एंड मार्जिन कम हुआ है 2% से, बिकॉज अभी जस्ट इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन को पूरी तरह से जो है इम्पैक्ट में आने में कुछ टाइम लगेगा। एंड जो है नेट प्रॉफिट कम हुआ है बिकॉज यहाँ पे टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पे किया है रेगुलर टेस्ट के अकॉर्डिंग। सेल्स ग्रोथ अच्छी है और जैसे इंटीग्रेशन जो इनने किया है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाता है, वो इम्पैक्ट में आ जाता है, तो जो है मार्जिन जो है इनके इंप्रूव होंगे अगर जब ये पूरी तरह से इन्हें सिनर्जी बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। तो 2024 की सेल्स ग्रोथ 3.79% रही है एंड मार्जिन काफ़ी कम हो गया है, 15% से 10% पर आ गया है, बिकॉज इनका जो मेन प्रोडक्ट है एक पॉलीरेथिन फॉर्म, वो क्रूड ऑयल से आता है। क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है और अभी जो एक्विजिशन किया है तो उसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट के लिए जो भी प्रोसेस में जो कॉस्ट रहेगी उसके कारण काफ़ी मार्जिन कम है। एंड नेट प्रॉफिट भी कम हुए हैं, 184 करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे हैं बिकॉज मार्जिन पे बहुत प्रेशर है। एंड सेल्स इंप्रूव होने के बाद भी और आगे भी सेल्स इंप्रूव होगी बट मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा तब तक जो है आपको फ्लैट नेट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी अभी क्योंकि छोटी कंपनी है अभी, और साथ में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुका है। अभी 69 करोड़ का इंटरेस्ट 2024 में दिया है बिकॉज डेट लेना पड़ा है कंपनी को एक्विजिशन के कारण, तो यहाँ पे जो है काफ़ी प्रेशर रहा नेट प्रॉफिट पे इस कारण। और बैलेंस शीट में देखते हैं तो 2,943 करोड़ की रिजर्व से 1,436 करोड़ का डेट है एंड फिक्स एसेट बढ़ चुकी है एक्विजिशन के बाद में 865 से बढ़ के 3,129 करोड़ के हुए। 8% का आरओसी रहा है, काफ़ी कम आरओसी इस बार का रहा है जो कि 20% के आसपास रहता था पहले। और इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर 65% है, FII 6%, DIS 22% और पब्लिक होल्डिंग 5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है इस कंपनी का। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो सिर्फ मार्जिन की दिक्कत है इस कंपनी में। अगर सेल्स इंप्रूव और अच्छी तरीके से होती है तो फ्लैट मार्जिन के जो है अभी 10% उतने ही रहते हैं, आगे चल के उतने में भी जो है कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकती है अगर सेल्स इंप्रूव होती रहेगी तो। अदरवाइज जो है कंपनी को मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो।